हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। स्टार्ट हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका होता क्या है, ठीक है ना। तो एक बार क्विक रिविजन लेंगे जो जो अभी तक पढ़ा है, उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच अ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? वैद्युत रसायन आपका एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है ना। देन it deals with study of chemical changes which occur on passing electric current into certain chemical system and also with the generation of electricity by carrying chemical reactions, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि एक तो आपका इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से आपका वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, दूसरा केमिकल रिएक्शन के पश्चात आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जनरेट होगा, ठीक है। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं चलती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है ना। जहां पर क्या हो रहा है? द केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं विच इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण। तो उनको क्या कहा जाता है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी। और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोला कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। जिसमें आपने वोल्टेक या डेनियल सेल की यहाँ पर बात की थी, ठीक है ना। तो वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के बाद उसका एग्जांपल आपने देखा था डेनियल सेल के रूप में, जहां पर आपने बोला कि हमारे पास हम दो इलेक्ट्रोडों को बनाएंगे। एक हमने क्या एनोड बनाई है और दूसरी हमने कैथोड बनाई है, ठीक है ना। एनोड किस प्रकार से बनाई है कि जिंक हमने ली है और जिंक के ही एक सोल्यूशन में उसको डुबो करके रखा हुआ है, ठीक है, जिससे आपका इलेक्ट्रोड बन रही है। और दूसरा कैथोड जो कि कॉपर से बनी हुई है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो करके रखा हुआ है। इस प्रकार से जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर पर आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये हमने देखा। और एक अंदर दोनों वैद्युत अपघट्य जो है, वैद्युत अपघट्य क्या है? ये सॉल्ट सोल्यूशन जो आपके हैं, इनको एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा गया है और इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से आपने इस प्रकार से कनेक्ट किया है, जो कि यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर गैलन मीटर लगाकर क्या किया है? धारा का मापन करना है कि विद्युत धारा या आवेश जो है वहां पर प्रवाहित हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो जिंक क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। और कॉपर क्या करेगा? कॉपर पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और उधर जाएगा, कैथोड उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से। और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो के विपरीत आपका क्या होता है? वहां पर आवेश का प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा बहती है। तो ये हमने पढ़ा था, कैथोड एनोड के बारे में पढ़ा था। हमने पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पर बात की थी कि चलिए पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में आपने देख लिया क्या क्या उसके भाग होंगे, क्या क्या दिख रहा है। एनोड दिख रही है, कैथोड दिख रही है, सॉल्ट ब्रिज है, हाफ सेल्स, आपको जो इलेक्ट्रोड कैथोड है उनको हाफ सेल भी बोला जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट है, लोड है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। प्रिंसिपल आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। देन सेल पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ की बात की थी। आपने बोला इलेक्ट्रोड है जिनको आप हाफ सेल बोल रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। उन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जा रहा है, या आपका सेल विभव के नाम से, या विद्युत वाहक बल आप उसको एक कंडीशन में कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने वो पढ़ा था। देन हमने यहाँ से नेंसर्ट इक्वेशन या नेनस्ट इक्वेशन जो भी आप इसको कहते हैं, नेनस्ट समीकरण को डिराइव किया था, जिससे कि हम उस सेल के विद्युत वाहक बल अनुमानित परिस्थिति में विद्युत वाहक बलों की गणना कर रहे थे, ठीक है ना। इस सब को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, ओके। तो यहाँ पर और जो नेनस्ट या नेंसर्ट इक्वेशन जिसे आप कहते हैं, उससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं उसकी भी हमने गणना की थी, ठीक है। न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन देखी थी। देन हम आए थे वैद्युत अपघटनी सेल पर, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें कि आपने क्या बोला कि आपका जो वहां पर केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जैसे जिंक आपका क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था। तो कुछ ना कुछ वहां पर वैद्युत रासायनिक आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, जिसके पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी या विद्युत धारा आपका उत्पन्न हो रही थी। तो आप बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हो रहा, ठीक है ना।
वैद्युत अपघटनीय सेल में होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में आपका परिवर्तित होगी, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा और विद्युत धारा को प्रवाहित करने से आपका क्या होगा, वहां पर रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न। तो वैद्युत अपघटनीय सेल में यही होता है, क्या होता है आपका, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी आपने क्या करना है, एक ऐसा सेल है जिसमें पहले रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जाए, ठीक है ना, जिसमें पहले क्या कराया जा रहा है, विद्युत धारा को आप प्रवाहित करेंगे। अगर आपने धारा को प्रवाहित किया और धारा को प्रवाहित करने के पश्चात आपका रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। देखो ध्यान से सुनो, डेनियल सेल की आप बात कर रहे थे, तो वहां पर आपने क्या बोला, वहां पर आपने बोला कि पहले जिंक में अभिक्रिया हो रही है कि जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, जिसके बाद वो Zn2 पॉजिटिव बना, ठीक है ना। Cu उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, Cu2 पॉजिटिव था, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu बना रहा। तो ये पहले क्या चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही, जिसके फलस्वरूप आपने क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसके फलस्वरूप जब वो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर पर गया, अभिक्रिया हुई, उसके पश्चात आपका यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया हुई, उससे विद्युत धारा आपका उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको विद्युत धारा देनी पड़ेगी वैद्युत अपघटनीय सेल में, और फिर आपका क्या होगा, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न। क्लियर है। तो वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से सेल को बनाया गया है। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली गई है, जो कि कैसी है आपकी, यहाँ पर अक्रिय है, अक्रिय धातु है ना, उतनी ज्यादा उसकी सक्रियताशीलता, अभिक्रियाशीलता नहीं है, वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं। और उसको क्या किया गया है, आपके दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बनी हुई है, वहां पर वैद्युत अपघट्य के रूप में NaCl को लिया गया है, सोडियम क्लोराइड, एक आयनिक कंपाउंड है आपका, और मॉल्टन स्टेट में उसे लिया गया है, गलित अवस्था में लिया गया है, पिघला हुआ NaCl लिया गया, बोल सकते हैं। पिघला हुआ क्यों लिया गया, तो आपको पता है कि अगर करंट का फ्लो करना है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या आवेश आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, या आयंस आपके मूव कर रहे हैं, तो वो कब होगा, या तो मॉल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में, जलीय विलयन में होता है, या फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, गलित अवस्था लिया है। तो उसमें दोनों आपकी इलेक्ट्रोड लगाई गई हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य सेल से एक जोड़ दिया गया है आपका, क्योंकि आपको क्या करनी है, पहले विद्युत धारा को प्रवाहित कर। तो जब सेल को आपने जोड़ दिया और यहाँ पर आप धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या है, जो आपका यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl है, मॉल्टन स्टेट में वो अपने आयंस पे रहेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो Na पॉजिटिव आयन है, वो सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोला गया है, कैथोड, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है उसको एनोड बोला गया है ना। सेल के आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, मैंने क्या बोला, उसको एनोड बोला गया है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, उसको क्या कहा जाएगा, आपका कैथोड कहा जाएगा। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे ही सेल में आपका वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोडों पर, आपका यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी जैसे ही, तो जो Na पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका कैथोड की हो जाए। और जैसे ही आपका जो Cl नेगेटिव है वो किस पर जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा, यानी कि एनोड की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से Na इधर जा रहा है और Cl आपका इधर जा रहा है। ओके, अब आपकी अभिक्रिया किस प्रकार से चल रही है वो समझिए। कैथोड पर क्या हो रहा है आपका, कैथोड पर आपका Na पॉजिटिव, पहले आपका सोडियम का आयन किस प्रकार से बनता है, सोडियम का आयन किस प्रकार से बनता है, Na होता है परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उसके बाद Na पॉजिटिव का, तो Na था, उसने Na पॉजिटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन का दान। क्लियर है। अब देखिए, अब कैथोड पर क्या होगा, हमने पढ़ा है जिस प्रकार से कोई आयन बनता है, जिस प्रकार से कोई आयन बनता है, किस प्रकार से बना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया और Na पॉजिटिव बनाया, इस प्रकार से हुआ, ठीक है। ठीक उसके विपरीत अभिक्रिया कैथोड पर हो रही होगी, ठीक है। यानी जिस तरह से आप कहेंगे कि Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई है विद्युत अपघटनीय सेल में, इलेक्ट्रॉन पर जो अभिक्रिया होगी वो उसके ठीक विपरीत होगी। तो यानी Na ने इलेक्ट्रॉन का दान करके Na पॉजिटिव बनाया था, इसके विपरीत क्या होगा, इसको उल्टा कर लो, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Na बनाएगा। तो ये वाली अभिक्रिया कहाँ चल रही है, इस टाइम चल रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ से Na पॉजिटिव गया, Na पॉजिटिव यहाँ गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बनाया, Na बना। अब देखिए कैथोड, जो आप Cl की बात करते हैं, Cl नेगेटिव कैसे बनता है,
जब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोराइड आयन बनता है, निगेटिव आयन जिसे आप बोल रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका, तो इस प्रकार से Cl नेगेटिव बना था। तो यानी अब क्या होगा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, Cl नेगेटिव बना था पहले, इस प्रकार से आयन की फॉर्मेशन होगी। हमने क्या बोला, ठीक इसके विपरीत चलेगा, तो यानी Cl नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और Cl बनाएगा। क्लियर। तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया एनोड पर चल रही है कि जो Cl नेगेटिव यहाँ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया और अब वो Cl बना। क्लियर है। तो ये अभिक्रिया कैथोड और एनोड पर आपका चल रही है विद्युत अपघटनी सेल की। जब आपने बात की मॉल्टन स्टेट में आपका NaCl विद्युत अपघट्य है और प्लेटिनम की आपने दोनों इलेक्ट्रोड बनाई है, और एक आपकी एनोड है, दूसरा कैथोड है, जिनको एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और कैथोड आपका सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। ठीक है, ये विद्युत अपघटनी सेल हो गया। देन आपने बोला गलित MgCl2 का विद्युत अपघटन करते हैं, ये आपने गलित NaCl का किया था और यहाँ पर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का कर रहे हैं। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी Mg2 पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव जाएगा निगेटिव पर कैथोड पर, और Cl नेगेटिव है वो जाएगा पॉजिटिव पर यानी एनोड पर। तो अभिक्रिया किस प्रकार से, वही जिस प्रकार से आयन की फॉर्मेशन होती है ठीक उसके विपरीत कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं चलती। तो आयन की फॉर्मेशन Mg2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, जब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया था तब Mg2 पॉजिटिव बना था। तो ठीक उसके विपरीत क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और Mg बनाएगा। तो ये कैथोड पर हो रहा है। यहाँ पर सेम वही Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन का दान किया और Cl2 आपका Cl बना दिया। ठीक है। देन विद्युत अपघटन में प्राप्त उत्पाद क्या होगा, ठीक है, उत्पाद क्या होगा आपका, क्या क्या बनेगा, एक जगह आपका क्या बन रहा है Na बन रहा है और एक जगह क्या बन रहा है Cl बन रहा है। ठीक है ना। तो MgCl2 के केस में Mg बन रहा है और Cl2 बन रहा है, सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम मिलेगा, क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में मिलेगा। NaCl के केस में क्या बना, Na सॉलिड और Cl2 आपके गैस के रूप में। अब विद्युत अपघटन में प्राप्त उत्पाद की निर्भरता किस पर होगी, यानी उत्पाद जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन ये बनता हुआ दिख रहा है, ये उत्पाद किस पर निर्भर करेगा, पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर या उसके माध्यम पर निर्भर करेगा, किस माध्यम में वो पाया जा रहा है या उसका नेचर कैसा है। दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, और तीसरा इलेक्ट्रोड पर, यानी इलेक्ट्रोड आपका सक्रिय है या फिर अक्रिय है इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, सक्रियता पर। तो जैसे आपने बोला कि हमने प्लेटिनम लिया है तो वो अक्रिय है, अब किसी केस में सक्रिय होगा, तो जब सक्रिय होगा यानी कि थोड़ी अभिक्रियाशीलता होगी, तो फिर इलेक्ट्रोड जो है आपका वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं उनका कि कौन से, बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन की आप लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को हमने पढ़ा था, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको हमने किसके रूप में, आपका मानक अपचयन विभव के रूप में आपके आधार पर यहाँ पर बनाया गया था। ओके, तो ये पूरी आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है जहां पर आपने लिथियम से और गोल्ड तक पूरी श्रेणी को पढ़ा था। बीच में आपका हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन को मानक क्यों लिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि उसका 0 होता है आपका मानक जो अपचयन विभव होता है। ओके, उससे ऊपर आपने देखा कि क्या हो रहा है, SRP जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो निगेटिव में जा रहा है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव में है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो रहा है और SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका निगेटिव हो रहा है। तो अपचयित होने की प्रवृत्ति है नीचे और ऊपर आपका ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही। ठीक है ना। चलिए, जलीय NaCl का आपने देखा, अब जलीय NaCl होगा तो वहां पर H2O भी आपका पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, उसका विद्युत अपघटन कराना है। तो इस प्रकार से आपने देखा था कैथोड एनोड पर आपका क्या चल रहा है कि Cl नेगेटिव से Cl बन रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, H प्लस से आपका हाइड्रोजन बन रही। ओके, तनु विलयन के केस में आपने ये देखा कि एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है। तनु विलयन का मतलब क्या है, H2O की मात्रा बढ़ी होगी वहां पर। देन एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है जब वहां पर Ag की इलेक्ट्रोड बनाई गई। अब थोड़ा सक्रिय आपने धातु ले ली है, उस केस में आप क्या कह रहे हैं, एनोड पर क्या हो रहा है, आपको सिल्वर प्राप्त हो रही है और कैथोड में भी सिल्वर की ही अभिक्रिया चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, एनोड पर सिल्वर आयन प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन उसका बन रहा है। अब वो पॉजिटिव कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सिल्वर बनाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अशुद्ध सिल्वर है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, Ag पॉजिटिव बना, Ag पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, Ag बना। समझ रहे हो, यानी अशुद्ध आपके पास इलेक्ट्रॉन है सबको, किसकी, सिल्वर की। तो सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, दान करके Ag पॉजिटिव बनाएगा, Ag पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई।
अब वो क्या करेगा, इसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ चला जाएगा, तो वो क्या हो गया, अब शुद्ध हो गया। तो सिल्वर के शोधन में भी ये विद्युत अपघटन आपका किया जाता है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें किया जाता था, आपका धातुओं के शोधन में। तो यही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, वैद्युत अपघटन को पढ़ने के बाद वैद्युत अपघटन के हमने कुछ नियमों पर बात करी। क्या क्या, एक फेराडे के द्वारा दिए गए थे 2 नियम, वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम और वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है। प्रथम नियम क्या कहता है, देखो वैद्युत अपघटन में सिंपल सा क्या हो रहा था, वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी, आवेश दिया जा रहा था, आवेश का फ्लो हो रहा था, जिसके बाद क्या हो रहा है, वहां पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर आयन जा रहे थे, तो यानी आपको कुछ ना कुछ पदार्थ बनता हुआ दिख रहा था। जैसे आपने NaCl, मॉल्टन NaCl की बात की थी, तो आपने क्या बोला कि हमें Na मिल रहा है कैथोड पर सॉलिड स्टेट में, है ना, तो वो क्या हो गया आपका, वो पदार्थ हो गया। तो सोडियम की कुछ ना कुछ मात्रा होगी, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा होगी। तो जैसे ही आपने आवेश डाला, आवेश प्रवाहित हुआ, जैसे या विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वैसे ही वहां पर पदार्थ की मात्रा प्राप्त। या आप क्या कहते हो, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या जितना आवेश प्रवाहित होता है, उतनी ही पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो क्या समझे इससे, कि जो आपका पदार्थ की मात्रा है वो निर्भर कर रही है किस पर, आप प्रवाहित विद्युत धारा पर या आवेश। तो आप बोल सकते हैं कि जो पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती है आवेश या फिर विद्युत। समझ रहे हैं, तो प्रथम नियम यही है। सपोज पदार्थ की मात्रा W, ठीक है, तो वो और वहां पर जितना भी आवेश प्रवाहित किया जा रहा है वो Q है, और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, तो W आपका समानुपाती हो जाएगा किसके, Q के, और I के भी। क्यों, क्योंकि प्रवाहित आवेश बराबर क्या हो रहा है आपका, विद्युत धारा गुणा समय, ठीक है, तो उस विद्युत धारा के भी समानुपाती हो। तो प्रथम नियम, जहां पर Q आवेश व I धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप एनोड व कैथोड पर W पदार्थ की मात्रा जमा हो। ये आपकी पदार्थ की मात्रा है जो वहां पर जमा हो। वैद्युत अपघटन चल रहा था, I विद्युत धारा प्रवाहित की गई, यहाँ आपके पास W पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, प्रथम नियम कहता है W is directly proportional to Q, और we can say W is directly proportional to I into T। ओके, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हम हटा रहे हैं यहाँ पर, तो Z आपका एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका क्या है, तुल्यांकी भार बटे आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि E/S, Z इज इक्वल टू कैपिटल E/S। और E क्या है आपका, तुल्यांकी भार क्या होता है आपका, मोलर द्रव्यमान बटे आवेश, जितना उसका मोलर द्रव्यमान है बटे आवेश। ओके, तो ये आपका प्रथम नियम है। तो क्या समझे इससे, कुछ भी नहीं हो रहा है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उतनी ही मात्रा में पदार्थ बनकर आए। तो पदार्थ की मात्रा जो है वो समानुपाती होगी किसके, Q के या फिर I के। कहीं कहीं आवेश के टर्म में दे सकते हैं, कहीं कहीं आपका विद्युत धारा के टर्म में दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश और विद्युत धारा में क्या, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करेंगे, फिर आगे चलिए। चलिए, तो क्या समझे आप इससे, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, क्या विद्युत अपघट्य का विलयन था आपके पास, उसमें आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड लगी हुई थी उनमें उनको आपने सेल से कनेक्ट किया, तो आपने क्या किया, विद्युत धारा वहां पे प्रवाहित की, ठीक है ना। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, तब विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन हो रहा है ना वहां पर, आपने क्या बोला, जो आयन थे वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के ऊपर जा रहे हैं। विद्युत अपघटन का मतलब यही था, विद्युत देने पर अपघटन हो, ठीक है। उसके फलस्वरूप क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर जितना पदार्थ मुक्त होगा, यानी कि जो आपके आयन वहां जाकर इलेक्ट्रोडों पर जा करके आपका पदार्थ बना रहे हैं, उस पदार्थ की जो मात्रा होगी, कब, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद जो पदार्थ आपका बन रहा है, ठीक है ना, उसकी मात्रा प्रवाहित आवेश या फिर कहीं कहीं पर धारा भी लिखा हुआ हो सकता है, तो जितनी प्रवाहित आपके धारा की, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। समझ आया क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि आपने क्या किया, आपने ली थी 2 इलेक्ट्रोड, आपने बोला 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है आपके पास, और आपने क्या किया, इनको विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबो करके रखा है, ठीक है।
विद्युत अपघट्य के विलयन में आयंस बने हुए होंगे, मोल्टन या एक्वस स्टेट में आपने लिया, इन इलेक्ट्रोडों को आपने क्या कर लिया, इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये आपका एनोड थी और ये कैथोड, इस प्रकार से थी। यहाँ सपोज आपके पास ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ठीक है, कोई भी आपका, जैसे आप NaCl ले लेते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बोल देते हैं, तो ये ऋणावेशित है तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये निगेटिव आयन कहाँ जाएगा, इस धनावेशित पे जाएगा, इस प्रकार से। तो A पॉजिटिव से यहाँ पर क्या पदार्थ बनेगा, A, और यहाँ पर क्या बनेगा, B बनेगा। तो बोला क्या कि जो इलेक्ट्रोडों पर आपका मुक्त पदार्थ है, यानी कि जितना पदार्थ बन रहा है वो डिपेंड करेगा, कब बनेगा वो, आपने बोला जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसमें आपने यहाँ पर सेल लगा दिया तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन कब हुआ, जब A पॉजिटिव कैथोड पर गया, B निगेटिव आपका एनोड पर गया, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जितना यहाँ पर पदार्थ बना उसकी जो मात्रा होगी, ठीक है, द्रव्यमान जो उसका होगा कितना है, वो आपका किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित आवेश, जितना आपने यहाँ पर आवेश प्रवाहित हुआ है, यहाँ पर या विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, उस विद्युत धारा के समानुपाती होगा वो मुक्त पदार्थ की मात्रा। क्लियर है, बस इतना आपका प्रथम नियम है। और आपने क्या बोला, अगर W पदार्थ की मात्रा है जो यहाँ जमा हो रही है तो वो समानुपाती है आवेश के या फिर विद्युत धारा के, तो आपने उसको इस टर्म में लिखा, ठीक है ना। अब ये आपको पता है, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को आपने Z से लिखा, ZIT, बस यही है इसका प्रथम नियम, ये प्रथम नियम, ठीक है। और Z का मान आपने क्या बोला, E/F है, और E का मान आपने क्या बोला, M/x, क्लियर है। E जहां पर तुल्यांकी भार हो गया, F क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यहाँ M क्या है आपका मोलर मास, X क्या है आपका आवेश, ओके, क्लियर है। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आपने, अब द्वितीय नियम आपका क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में आप एक समान विद्युत धारा को अगर प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत धारा समान प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा कब समान प्रवाहित होती है, जब आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो आपने 3 विद्युत अपघट्यों के विलयन लिए, यहाँ पर तीनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और समान विद्युत धारा I प्रवाहित कर ली, ठीक है ना। तो अब वहां पर क्या होगा, जब किसी विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय, एक समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर तुल्यांकी भार के समानुपाती हो, ठीक है ना। यानी जब आपका क्या हो गया, जब आपका यहाँ पर, जब आपने क्या देखा, फर्स्ट लॉ पढ़ा ना, फर्स्ट लॉ में आपने क्या कहा, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, समय भी एक समान है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, तीनों विद्युत अपघट्यों के, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, एक समान धारा तीनों विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जा रही, तो I एक समान है सबके लिए, T की मात्रा एक समान समय के लिए प्रवाहित की जा रही, तो T भी सब समान है सभी के लिए। तो अब किस पर निर्भर करेगा, जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करेगा, I समान है, T समान है, इनकी वैल्यू तीनों विद्युत अपघट्यों के विलयन के लिए समान है, तो सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, Z पर निर्भर करेगा, जो कि क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे कह रहे हैं, या फिर Z का मान क्या है, E/F, या फिर किस पर निर्भर करेगा, E पर निर्भर करेगा, जो कि क्या है आपका तुल्यांकी भार है। यही आपका क्या है, द्वितीय नियम है, ओके। तो IT कांस्टेंट है, IT इसका मान समान है तीनों जगह, निर्भर किस पर करेगा, Z पर निर्भर करेगा, या फिर Z की वैल्यू रखेंगे E/F, तो E पर निर्भर करेगा। तो द्वितीय नियम यही है आपका, ओके। चलिए, तो आज के सेशन में एक बार हमने अपने चैप्टर को फिर से यहाँ पर अच्छे से रिवाइज किया, फैराडे का जो 2 नियम है उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ पर आपका कोई डाउट होगा चैप्टर से रिलेटेड अभी भी, तो आप लोग सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।